So, good morning, everyone, and we are going to start the first current affairs class for APSC interview of this year. ठीक है? आप लोगों को सुनाई दे रहा है? ओके. हेलो. हेलो. देखिए, तो नाउ वी आर स्टार्टिंग, है ना? और अब हम लोग ये समझने वाले हैं करंट अफेयर्स फॉर एपीएससी इंटरव्यू. एपीएससी के इंटरव्यू के लिए हमें करंट अफेयर्स कैसे करना है, कहाँ से करना है, करने की जरूरत क्यों है. क्या एपीएससी इंटरव्यू में करंट अफेयर्स पूछा जाता है? बिल्कुल पूछा जाता है, पूछा ही जाता है. चाहे आप यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे आप एपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हो, इंटरव्यू के लिए करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है. इंटरव्यू में यू विल गेट मेनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स, है ना, दैट विल बी आस्क्ड. तो अब देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है. करंट अफेयर्स जितना आप जानते हो वो ये शो करता है कि आपके पास कितना अवेयरनेस है. आप कितना अवेयर हो, जो भी आपके आसपास जो भी हरकतें हो रही हैं, चाहे वो पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा हो, चाहे वो निगेटिव डेवलपमेंट हो रहा हो, उन पॉजिटिव डेवलपमेंट को लेके या फिर नेगेटिव डेवलपमेंट को लेके कि आप कितना अवेयर हो. तो अवेयर रहना सिविल सर्वेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है. जब तक आप अवेयर नहीं रहोगे आप डिसीजन मेकिंग कैसे करोगे. तो दैट इज़ वेरी क्रूशियल. इसीलिए करंट अफेयर्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. करंट अफेयर्स से आपका एनालिटिकल स्किल्स और बाहर निकल के आता है. करंट अफेयर्स आपको हेल्प करता है आपका एनालिटिकल स्किल को एसेस करने में, आपके एबिलिटी को. आप कोई भी करंट डेवलपमेंट हो रहा है, अगर मैं बात करूं ईरान और इजराइल का वॉर हो या कोई भी करंट डेवलपमेंट हो, तो उस करंट डेवलपमेंट को आप कैसे एनालिसिस करते हो. इंडिया के फेवर में क्या बातें बताते हो, वर्ल्ड के अगेंस्ट क्या बातें बताते हो. कुछ भी ऐसा हो रहा है, अगर सीजीआई ने ऑर्डर दिया कि ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन नहीं रहेंगी, अब जैसे हम लोग देखते थे ना, हमेशा न्याय का रूप ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन करके रखा जाता था सुप्रीम कोर्ट वगैरह में, तो उसको हटाया गया. अगर तो उससे आप क्या सीखने को मिलता है ना. तो ये क्रिटिकल एबिलिटी जो है वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे ये चीज़ पूछा जाएगा. तो आप किस तरीके से उसका एनालिसिस करते हो. आपके लोकल गवर्नेंस में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, लोकली क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना. तो लोकल गवर्नेंस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लोकल गवर्नेंस के अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्म्स डिसीजन मेकिंग, है ना. इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग. इन्फॉर्म मतलब अगर आप करंट अफेयर से रूबरू हो तो डिसीजन मेकिंग कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये आपको पता रहेगा, है ना. आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग करोगे, अनइन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग नहीं करोगे. आपको फैक्ट्स पता होंगे ग्राउंड के. तो ये सब चीजें जरूरी होती हैं करंट अफेयर्स में, और तभी आपसे पूछा जाता है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. आपसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, आपसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे लोकल क्वेश्चंस, है ना. लोकल क्वेश्चन मतलब जो भी आसाम में जो भी करंट अफेयर्स, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो सारी चीजें पूछी जाएंगी. नॉर्थ ईस्ट में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी स्कीम्स हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी पॉलिटी है, जो भी इकोनॉमी है, जो भी इन्वायरमेंटल न्यूज़ है, वो सारा चीज़ आपका आसाम से रिलेटेड या फिर नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी. इसके अलावा जो भी नेशनल लेवल पर डेवलपमेंट्स हैं या इंटरनेशनल लेवल पर डेवलपमेंट है, वो भी सारी चीज़ें क्या करी जाएंगी, पूछी जाएंगी. ठीक है. प्रिपेयर्स फॉर रियल वर्ल्ड सिनारियो. रियल वर्ल्ड सिनारियो के लिए आपको क्या करता है, प्रिपेयर करता है. रियल वर्ल्ड सिनारियो के लिए भी आपको प्रिपेयर करता है. आपको करंट अफेयर्स का अगर नॉलेज है तो नॉलेज होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रियल वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है. Familiarity with current issues equips you to handle real world challenges effectively as civil servant. रियल वर्ल्ड में अगर फ्लड आया,
है ना। रियल वर्ल्ड में कुछ भी आया, रियल वर्ल्ड में अगर हुलॉक गिवन को लेके प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये सारा चीज आप कैसे टैकल कर सकते हो, इस हिसाब से टैकल कर सकते हो। इट इनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग। जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज होता जाएगा, आप उसका एनालिसिस करते जाओगे, आपका क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होते जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं बिल्कुल। किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? एपीएससी इंटरव्यू के लिए। तभी इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाएगा? भर भर के करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। और भर भर के करंट अफेयर्स पूछा जाना इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। जितना ज़्यादा आपको करंट अफेयर्स पता रहेगा, उतना ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन स्किल्स पता रहेगा, उतना ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा कि क्या क्वेश्चन वो लोग करेंगे। आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, है ना। तो आप बाकी आंसर, अगर आप स्टैटिक आंसर दे रहे हो, उन स्टैटिक आंसर्स भी आपका ज़्यादा अच्छा निखर के, ज़्यादा बेहतर तरीके से निकल के सामने आएगा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होने से। डिस्कसिंग करंट अफेयर्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू showcases your ability to articulate toughest, है ना, थॉट्स एंड क्लैरिटी। जो भी आपका है थॉट्स को क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली दिखाता है। कंटेक्सचुअल नॉलेज बिल्ड करता है। कैसा नॉलेज? कंटेक्सचुअल। जो भी आप आंसर देते हो, हर चीज का एक क्या होता है? कंटेक्स्ट होता है ना। जैसे कि जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो एक बार जस्ट इंटरव्यू दे रहा था और कोविड आया ही आया था, है ना। कोविड 2020 में आप देख रहे थे, फरवरी मार्च में जस्ट कोविड का टाइम स्टार्ट हुआ था, उसी टाइम पे मेरा इंटरव्यू था। तो और भर भर के न्यूज में आर्टिकल्स आए जा रहे थे, है ना। और लॉकडाउन होने के पहले मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू हो गया था। तो मेरे यूपीएससी के इंटरव्यू में जो हमारे पैनलिस्ट थे, खासकर जो हमारे चेयरमैन सर थे, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा। उन्होंने पूछा कि क्या आप साइंटिफिक टेम्पर जानते हो? साइंटिफिक टेम्पर से आप क्या समझते हो? तो वैसे तो जब आप पढ़ते हो, आप फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, पॉलिटी के अंडर फंडामेंटल ड्यूटी, उसमें साइंटिफिक टेम्पर का जिक्र आता है कि एज ए सिटीजन आपको अपने अंदर क्या इनकलकेट करना होता है? साइंटिफिक टेम्पर इनकलकेट करना होता है, साइंटिफिक तरीके से सोचना होता है ना। किसी भी प्रॉब्लम्स को ऑब्जेक्टिवली डील करना होता है। तो ये साइंटिफिक टेम्पर तो वैसे तो पता होता है ऑलमोस्ट जो भी अच्छे से पढ़ाई करता है उसको। बट क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था, व्हाट्सएप पे कुछ भी चीजें फॉरवर्ड हो रही थी, है ना। कपूर को, नीम के पत्ते को उबाल लो, छान लो, नहा लो, पी लो, तो कोविड ठीक हो जाएगा, कोरोना भाग जाएगा। तो ऐसा बहुत सारा उलूल जुलूल चीजें, आलतू फालतू चीजें कुछ कुछ करके व्हाट्सएप फॉरवर्ड और इधर उधर होती रहती हैं। तो किसी भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर बिलीव नहीं करो। बिलीव करना है तो कैसे करना है, डिस्कार्ड करना है तो कैसे करना है, वो सब कुछ किस में आता है? साइंटिफिक टेम्पर का पार्ट। उस पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था द हिंदू में, मैंने वो आर्टिकल पढ़ा था और अगले ही दिन मेरा इंटरव्यू था। तो जैसे ही सर ने पूछा कि साइंटिफिक टेम्पर, मेरे दिमाग में वही आर्टिकल गया। हो सकता है कि सर ने भी, चेयरमैन सर ने भी अगर वो क्वेश्चन पूछा हो तो उन्होंने भी क्या पढ़ा हो? वही आर्टिकल को पढ़ा हो। समझ में आ रही बात? तो सेम आर्टिकल पढ़ के ही, तो इससे क्या फील्ड हुआ? मेरा कंटेक्चुअल लर्निंग, कि अगर वो मुझसे साइंटिफिक टेम्पर पूछ रहे हैं तो क्या कंटेक्स्ट में पूछ रहे हैं। तो मैंने आंसर भी दिया और साथ साथ में मैंने कंटेक्स्ट भी बताया कि सर अभी कोविड चल रहा है और कोविड के टाइम पे ऐसी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। लोग कुछ भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर रहे हैं और किसी भी तरीके के व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे बिलीव भी कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो ये सीधे सीधे कंटेक्चुअल नॉलेज दिखाता है आपको। मुझे उस इंटरव्यू में काफी अच्छे मार्क्स भी मिले थे। तो ये सारी चीजें जो है, ये बहुत सारी चीजें जो है आपको बताती हैं कि कैसे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के लिए। तो करंट अफेयर्स सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपसे पूछ लिया जाएगा, हाँ पूछा तो जाएगा ही, है ना। करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा, नेशनल भी, लोकल भी, इंटरनेशनल भी, हर तरीके का करंट अफेयर्स आपको पूछा जाएगा। तो अब ये सारा जो है करंट अफेयर्स का नॉलेज होना भी आपको बेसिक स्टैटिक क्वेश्चन का अच्छा आंसर देने का एक एबिलिटी देके जाता है। अब बात करते हैं कि अगर करंट अफेयर्स हमें पढ़ना है या आपको पढ़ना है, क्योंकि आप इंटरव्यू देने वाले हो, आप पर्सनालिटी टेस्ट में हिस्सा लेने वाले हो, तो अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है तो सोर्स क्या क्या है, कहां से पढ़ोगे? पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर होता है आसाम ट्रिब्यून। आसाम ट्रिब्यून डेली पढ़ो, फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक, है ना। अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आपको पढ़ने की आदत नहीं है
तो अब आदत लगानी पड़ेगी। आसाम ट्रिब्यून, चाहे वो फर्स्ट पेज से लेकर के लास्ट पेज तक, हर न्यूज में बहुत सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, है ना। उसी में से नेशनल भी, उसी में से इंटरनेशनल भी, उसी में से लोकल भी, उसी में से रीजनल भी, सारा न्यूज पढ़ना है। असम ट्रिब्यून के अलावा द सेंटिनल भी पढ़ सकते हो। 2 न्यूज़पेपर डेली पढ़ने का आदत लगा सकते हो। दैनिक जन्मभूमि, दैनिक जन्मभूमि भी पढ़ सकते हो, है ना। कोई भी 3 न्यूज़पेपर में से आप कोशिश करो कि 2 न्यूज़पेपर क्या करोगे, आप पढ़ोगे। फिर रीजनल मैगजीन्स जो होते हैं, है ना, जो आसाम एंड नॉर्थ ईस्ट पे बेस्ड हैं, वैसे मैगजीन्स भी आप पढ़ सकते हो। ऐसा कौन सा मैगजीन है मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, बट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा क्या पढ़ोगे, ऑनलाइन पोर्टल्स। ऑनलाइन पोर्टल्स बहुत सारे हैं। आसाम गवर्नमेंट के वेबसाइट्स हैं। वेबसाइट पे आपको क्या मिलेगी, स्कीम्स मिलेगा। वेबसाइट पे आपको क्या मिलेगा, इनिशिएटिव मिलेगा। तो स्कीम और इनिशिएटिव याद रखना। स्कीम और इनिशिएटिव सिर्फ इसलिए नहीं याद रखना है कि आपसे वो पूछा जाएगा, आप उनको किसी भी आंसर में यूज कर सकते हो, है ना। जैसे अगर वुमेन के बारे में, गर्ल्स के बारे में कुछ पूछा जाए तो आप फटाक से निजुत मोइना स्कीम के बारे में भी बोल सकते हो, या फिर चाइल्ड मैरिज के बारे में पूछा जाए तब भी आप निजुत मोइना स्कीम के बारे में बोल सकते हो। एजुकेशन के बारे में पूछा जाए तो भी आप ये चीज बोल सकते हो, है ना। तो कोई भी अगर आप 1-2 स्कीम ऐसे बेसिक स्कीम याद रखते हो तो डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, और अगर डायरेक्टली नहीं पूछा जा रहा है तो आप इनडायरेक्टली अपने आंसर्स में उसका यूज कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पीआईबी नॉर्थ ईस्ट, है ना, पीआईबी मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। न्यूज चैनल भी आप देख सकते हो, बहुत सारे अपने लोकल न्यूज चैनल हैं जो आप टाइमली देख सकते हो। बट अब बात यह आती है कि आज तक आप लोग करंट अफेयर्स के लिए हम लोगों पे डिपेंडेंट रहते थे, मेंस तक, प्रीलिम्स तक, तो फिर आपको तो ये सब करने की आदत नहीं है। बेटा आदत नहीं है, बट फिर भी मैं बोल रहा हूं कि अब करना पड़ेगा। चाहे भी आप किसी भी सोर्स से कुछ भी पढ़ रहे हो, बट यू मस्ट रीड न्यूज़पेपर टिल योर इंटरव्यू। अगर आपका इंटरव्यू सपोज, है ना, 20 नवंबर को है फॉर एग्जांपल, तो भी आपको क्या करना होगा, 20 नवंबर तक न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। 20 नवंबर में अगर आपका इंटरव्यू फर्स्ट हाफ में है तो भी आप 7 बजे न्यूज़पेपर पढ़ के जाओ, एक झलक मार के जाओ कि न्यूज़पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या लगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लगी, है ना। और अगर आपको आपका 20 नवंबर के सेकंड हाफ में अगर आपका इंटरव्यू पड़ता है, 19 नवंबर के सेकंड हाफ में पड़ता है, तो आप उस दिन का भी न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़ के जाओगे, है ना। डेली का न्यूज़पेपर भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाओगे, वहां से भी डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन डिटेल में भी पूछा जा सकता है अगर सेकंड हाफ में आपका इंटरव्यू आता है। और अगर फर्स्ट हाफ में आता है तो डिटेल में तो नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा जरूर, पूछा जा सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स बहुत परप्लेक्स्ड हो जाते हैं, है ना, और उनसे पूछा जाता है और वो बता नहीं पाते हैं, है ना। अभी जो आप देखते हो स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के वन ऑफ द स्टूडेंट शहनशाह, जिन्होंने इस साल यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था और इस साल यूपीएससी में सेलेक्ट भी हुए थे, उनको भी ये सारी गाइडलाइन बताई गई थी। और सेकंड हाफ में उनका इंटरव्यू था और उस दिन का जो भी न्यूज़पेपर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो उनसे पूछा गया था कि आज का न्यूज़पेपर पढ़ा आपने, आज आपको सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन सा लगा। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो न्यूज़पेपर खुद से पढ़ना ही है। अब 2 न्यूज़पेपर 3 न्यूज़पेपर नहीं पढ़ो बेटा, एक न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही है। आज से आप आदत लगा लोगे कि आज से लेकर के और इंटरव्यू के दिन तक, आई रिपीट, आज से लेकर के अपने इंटरव्यू के दिन तक, भले ही आप एक टाइम खाना नहीं खाओ, भले ही आप एक टाइम अपने प्रियजनों से बात नहीं करो, बट बेटा न्यूज़पेपर तो जरूर पढ़ो, सारे आर्टिकल्स पढ़ो। बहुत डेप्थ में आपको अब नॉलेज नहीं चाहिए, आपको अवेयरनेस चाहिए। बहुत डेप्थ में आपको डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है ना। बहुत डेप्थ में जाके किसी चीज को जानने की जरूरत नहीं है, बट हाँ उस इशू के बारे में आपको पता रहना चाहिए, उस इशू के बारे में आपको नॉलेज रहना चाहिए। कुछ भी अगर ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है आपको पता रहना चाहिए। बाकी चीजें आप नहीं भी फॉलो करोगे तो चलेगा, बट एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ना स्टार्ट कर दो टिल द डेट ऑफ योर इंटरव्यू, एंड दैट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, है ना। एक न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद और क्या करोगे, देखो लोकल करंट अफेयर्स, जो आसाम बेस्ड करंट अफेयर्स होता है, उसके लिए हम लोग वीकली
सीरीज चलाते हैं, उस वीकली सीरीज का नाम क्या है? असम प्रहरी। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपको हर संडे लास्ट 3 महीने से, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का और जो अक्टूबर चल रहा है उसका भी क्या मिल जाएगा? असम प्रहरी मिल जाएगा। इतने 3-4 महीने का जो करंट अफेयर्स होगा वो आपके इंटरव्यू के लिए काफी है। वीक का एक वीडियो लेक्चर है, एक वीडियो लेक्चर जो आपको आधे घंटे से 45 मिनट का मिलेगा, दैट इज सफिशिएंट। इतना तो देख ही सकते हो, इतना देखना है और उससे नोट्स बनाना है। अच्छी बात यह है कि इसका मंथली कंपाइलेशन भी आपको मिल जाएगा, आपके ग्रुप में हम लोग पोस्ट कर देंगे, आपके ग्रुप में हम लोग दे देंगे। टेलीग्राम पे ऐसे भी अवेलेबल है, बट आपके ग्रुप में हम लोग दे देंगे। असम प्रहरी के मंथली कंपाइलेशंस जुलाई के, अगस्त के, सितंबर के और अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर खत्म होगा तो अक्टूबर का भी फटाफट असम प्रहरी का मंथली कंपाइलेशन वी विल सेंड यू, ठीक है, सो दैट कि आप पढ़ो, ठीक है। तो इनके वीडियोस देखना पुराने जो भी यूट्यूब पे हैं और मंथली कंपाइलेशन को पढ़ना। जो भी वीडियोस हैं उसी के पीडीएफ हैं, उसी का मंथली कंपाइलेशन है ना, तो अलग से दोनों चीजें नहीं है। और इसमें एक चीज और करेंगे आप लोगों के लिए, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे इनरोल्ड हो, कि इनमें से भी जो इंटरव्यू ओरिएंटेड टॉपिक ज्यादा है उनका एक अलग से लिस्ट बना देंगे और उस अलग से लिस्ट को बना करके आपको दे देंगे कि असम प्रहरी में भी थोड़ा सा कट शॉर्ट करके, टॉपिक्स कट शॉर्ट करके, इंटरव्यू फोकस करके हम लोग आपके लिए दे देंगे, है ना। कुछ वैसे डिटेल होंगे जो मे बी इंटरव्यू के लिए जरूरी नहीं है, वो हम लोग हटा देंगे, सो दैट कि आपका जो एफर्ट है थोड़ा और हम लोग कम करने की कोशिश करेंगे। तो पहला चीज आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, दूसरा चीज आप असम प्रहरी देख रहे हो लास्ट 3-4 मंथ का, बेटा भूल के भी नहीं देखने की गलती मत करिएगा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं, मेंस में क्या लिख के आए हैं वो उसको, बट मेंस के बाद वो कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं कि मेंस हो गया बस आराम, आराम चाहिए भी। मेंस के टाइम पे जो मेहनत लगती है, जो मेंस देता है वही समझता है। लगातार जब आप 3 दिन मेंस लिख रहे होते हो, यूपीएससी में तो और ज्यादा दिन होता है ना, तो फिर आपकी हाथें जवाब देने लगती हैं, ठीक है, हाथ जवाब देने लगता है, बॉडी माइंड सब जवाब देने लगता है। मेंस के बाद आपको लगता है कि बस अब मोक्ष मिल जाए, अब सिलेक्शन हो जाए, और ज्यादा लिखने का मन नहीं कर रहा है, और ज्यादा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। उसके टाइम के बाद आप क्या करते हो? उस टाइम के बाद आप आराम करने लगते हो। बहुत सारे लोग वर्किंग होते हैं ऑलरेडी किसी न किसी जगह पे, वो अपना वर्क पे फोकस करने लगते हैं। बहुत सारे लोग अपनी फैमिली पे फोकस करने लगते हैं। बहुत सारे लोग फैमिली को आगे फ्यूचर फैमिली पे फोकस करने लगते हैं। बहुत सारे लोग थोड़ा जिम में जाने लगते हैं। बहुत सारे लोग सोने लगते हैं दिन भर। तो अलग अलग काम करते हो, मतलब पढ़ाई से आपका नाता रिश्ता छूटा हुआ रहता है ना। ये आपका पूरा लिंक आसाम के साथ वापस बिठा देगा, नॉर्थ ईस्ट के साथ वापस बिठा देगा। जो लास्ट मेंस के बाद से आपने 3-4 महीने जो पढ़ाई नहीं करी है, जुलाई में मेंस हो गया था, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने तो कुछ पढ़ाई बहुत लोगों ने नहीं किया होगा। लिंक बिठाने के लिए आपको क्या चाहिए? असम प्रहरी, है ना, असम रिलेटेड करंट अफेयर्स। अब आपको समझ में आ रहा होगा, सर न्यूज़पेपर तो हम पढ़ लेंगे, आज से आगे आने वाली न्यूज उसमें आ जाएगी, डन। असम प्रहरी हम देख लेंगे, आज से आगे आने वाली फिर पुरानी जो भी असम रिलेटेड न्यूज है उसमें मिल जाएगी, नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड न्यूज मिल जाएगी, डन। बट नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज तो बहुत ज्यादा होता है, उसके लिए क्या करेंगे? तो नेशनल इंटरनेशनल न्यूज जो भी इंपॉर्टेंट है लास्ट 3-4 महीने से, वो मैं आपको यहाँ पे क्लास में कराऊंगा, जो कि इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू ओरिएंटेड टॉपिक्स पुराने वाले सारे मैं आपको क्लास में कराऊंगा, और जो भी आने वाले टॉपिक्स हैं, है ना, जब भी आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है, इंटरव्यू स्टार्ट होने तक जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, रिलेवेंट रहेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम लोग यहाँ पे क्लासेस में करेंगे। तो पुराने टॉपिक्स के लिए आपको इधर उधर कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, इंटरव्यू पहुंच जाते हैं, उनसे मेंस वाला करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है, उनको पता होता है, बट फिर भी इतना कन्विक्शन से आंसर नहीं कर पाते हैं। और इंटरव्यू इज ऑल अबाउट कन्विक्शन। अगर आपने कन्विक्शन से आंसर नहीं किया तो मार्क्स आपको नहीं मिलता है, और ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ है।
है ना, कि लास्ट ईयर उनका 120 मार्क्स है, 30 मार्क्स है, बट दे कुड हैव डन 200, 180, 190, बट आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? कन्विक्शन नहीं था। कन्विक्शन क्यों नहीं था? करंट अफेयर्स पढ़ा था मेंस के टाइम पे, उसके बाद छुआ ही नहीं, है ना, वही टॉपिक पूछे जा रहे हैं, बट आया ही नहीं। कैसे बोलना है मेंस में, वो ठीक था, बट इंटरव्यू में कैसे आंसर करना है पता ही नहीं। तो हम लोग वो सारे क्लास में करेंगे। क्लास विल बी कंडक्टेड एंड पीडीएफ नोट्स विल बी शेयर्ड। ठीक है, चलो अब इसके साथ ही हम लोग आज एक टॉपिक पढ़ भी लेते हैं, सो दैट आपको ये भी अंदाजा लगे कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आपको कैसे टॉपिक ध्यान में रखने हैं, किस तरह के टॉपिक्स आपको ध्यान में रखने हैं, वो भी आपको पता रहे। तो हम लोग पहला टॉपिक पढ़ते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट्स बहुत सारा इंपॉर्टेंट होता है। जो भी आईआर है ना, आईआर में बहुत सारी चीजें, मैं बोलता हूं डेली कमेंट्री है, डे टू डे इवेंट्स है। प्रीलिम्स के लिए बकवास कोई जरूरत नहीं, मेंस के लिए भी बकवास कोई जरूरत नहीं, बट वो इंटरव्यू के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि इंटरव्यू के लिए जो भी आपके पैनलिस्ट रहते हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वो डे टू डे ये कमेंट्री जो होती है उसमें चटकारे लेते रहते हैं, है ना, बट उसमें भी हमारा जो बहुत सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होता है वो आपसे पूछते हैं। कई बार उनको पूरा टॉपिक डिटेल में पता होता है, कई बार उनको पूरा टॉपिक डिटेल में नहीं पता होता है, थोड़ा बहुत पता होता है, बट वो आपसे जानना चाहते हैं कि आप कितना अवेयर हो। और अगर आपने पूरा टॉपिक डिटेल में उनको समझा दिया, अगर वो डिटेल में आपसे पूछ रहे हैं, तो समझ लो आपका काम इंटरव्यू का हो गया। फिर उनको लगेगा कि ये लड़का या लड़की बहुत अच्छे से न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स से जुड़ा रहता है, जो कि एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए, अच्छा सिविल सर्वेंट बनने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। समझ में आ रही बात है ना? ठीक है, थोड़ा लेट हो गए आप, बल प्लीज सिट डाउन। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हम लोग समझेंगे, इसका नाम है इंडियन ओशियन चर्न। इंडियन ओशियन में चर्न, है ना, ट्रांसफर ऑफ चागोस आर्किपेलागो टू मॉरिशस, है ना। तो पहले आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है? आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चागोस आर्किपेलागो का नाम क्या है? यू विल बी लाइक यस सर। कहाँ पे है? कौन से ओशियन में है ना? तो कौन से ओशियन में है? इंडियन ओशियन में। इतना बेसिक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि आर्किपेलागोस क्या होता है? छोटे छोटे आइलैंड का एक समूह को क्या बोलते हैं हम लोग? आर्किपेलागोस बोलते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। पता चला आपको इसके बारे में सब पता है, बट आर्किपेलागो का एग्जैक्ट मतलब आपको पता ही नहीं, आप वहां पे बिना कन्विक्शन के बोल रहे हो, गए। यही सब चीजें नहीं करनी है। समझ में आई बात? ईच एंड एवरी निटी ग्रिटी बेसिक्स तो हमें ज्यादा पता रहना चाहिए। बोले डीप में हमें बहुत सारी चीजें पता नहीं हो, बट हमें बेसिक पूरा का पूरा पता होना चाहिए। चागोस आइलैंड कहाँ है? चागोस आर्किपेलागो कहाँ है? आर्किपेलागो क्या होता है? मॉरिशियस को किसने ट्रांसफर किया? ये क्या है? जमीन के कागजात पुराने जनरेशन से नए जनरेशन को क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं। कैसे? जब डीकोलोनाइजेशन चल रहा था, कोलोनाइजेशन समझते हो ना, कॉलोनी बनाना, यूरोपियन कंट्रीज खासकर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन लोगों ने एशिया और अफ्रीका में अपनी क्या बना ली थी? कॉलोनी बना ली थी। इंडिया भी ब्रिटेन का कॉलोनी था। मोस्ट ऑफ द इंडिया ब्रिटेन का कॉलोनी था। कुछ इंडिया, कुछ पुडुचेरी वाला फ्रांस के हिस्से में था, कुछ गोवा वाला, जहां आपका ड्रीम होता है कि आप जाओगे बट जा नहीं पाते हो, बार बार कैंसिल हो जाता है, वो पोर्टुगीज का कॉलोनी हुआ करता था। तो ऐसे ही इंडिया भी यूरोपियंस का कॉलोनी हुआ करता था। मेजर इंडिया को ब्रिटिश ने खाली कर दिया, इंडिया डीकोलोनाइज हो गया 1947 में, जिसको हम बोलते हैं आजाद हो गए। वैसे ही मॉरिशस भी आजाद हो गया था, ठीक है, वो भी ब्रिटेन के कंट्रोल में हुआ करता था, बट उसके आसपास मॉरिशस के पास एक आर्किपेलागो है ना, आइलैंड्स का ग्रुप है जिसको बोलते हैं चागोस। वो अभी तक ब्रिटेन के कंट्रोल में ही था। समझ में आ रही बात? और मॉरिशस उस पर क्लेम करता था कि ये वाला चागोस आइलैंड किसको दे दो? हमें दे दो। ब्रिटेन बोलता था हम क्यों दे दें। तो ये दोनों गए थे आईसीजे के पास। किसके पास? आईसीजे। आईसीजे का मतलब क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ
जस्टिस जस्ट आईसीजे के पास गया था। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां आता है? यूनाइटेड नेशन का वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन है। यूनाइटेड नेशन के कितने प्रिंसिपल ऑर्गन है? 5। पहले 6 हुआ करते थे, ट्रस्टीशिप काउंसिल नहीं है, तो टोटल प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन इज 5। कौन कौन सा? जनरल असेंबली, सेकंड इज सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड इज सेक्रेटेरिएट, फोर्थ इज आईसीजे, फिफ्थ इज इकोसॉक। कोई फर्स्ट सेकंड का ऑर्डर नहीं है, कोई भी पहले बोलो कोई भी बाद में बोलो, बट ऑब्वियस बात है जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स। तो आईसीजे को हम लोग कई बार क्या बोल देते हैं? वर्ल्ड कोर्ट भी बोल देते हैं। समझ में आ रही बात? दिस इज हाउ इट इज। तो अब मॉरिशियस गया था आईसीजे के पास, आईसीजे ने बोला कि देखो ये जो चागोस है इसको दे दो मॉरिशियस को, यूके उसको छोड़ दो। तो फाइनली यूके बेचारा जो है चागोस आर्किपेलागो को दे रहा है। किसको दे रहा है? मॉरिशियस को दे रहा है। समझ में आई बात? ये हो गई पहली चीज। क्या अनकंडीशनली दे रहा है? चागोस आर्किपेलागो में ही एक जगह आता है जिसको बोलते हैं डियोगो ग्रेसिया। डियोगो ग्रेसिया में यूएस ने, यूके ने अपना नेवी का बेस बनाया हुआ है, नेवी का, है ना। तो ये मॉरिशियस को दिया जा रहा है, बट जो यूएस और यूके का नेवी बेस है वो वहां 100 इयर्स तक रहेगा, ऐसी बातचीत हुई है। समझ में आ रही बात? हैंड ओवर तो किया जा रहा है, बट यूएस यूके का नेवी बेस वहां कितने साल तक रहेगा? 100 इयर्स तक रहेगा। अब बात ये हो रहा है कि इससे इंडिया का क्या स्टैंड था, इंडिया को क्या फायदा नुकसान होगा। इंडिया का भी स्टैंड यही था कि ये आइलैंड, ये आर्किपेलागो किसको मिल जाना चाहिए? मॉरिशियस को मिल जाना चाहिए, है ना। मॉरिशियस से इंडिया काफी अच्छी फ्रेंडशिप भी रखता है, और मॉरिशियस में इंडियन डायस्पोरा बहुत है। ब्रिटिशर्स एक टाइम पे इंडिया से लोग ले जाते थे, ले जाके मॉरिशियस जैसी जगहों पे खेती कराते थे, प्लांटेशन कराते थे, है ना, जिनको उस टाइम पे इंडेंचर्ड लेबर बोला जाता था। गिरमिटिया कम्युनिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गिरमिटिया कम्युनिटी, इंडेंचर्ड लेबर भी बोला जाता है ना। लेबर ही थे जिनसे 10 साल 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते थे ब्रिटिशर्स। अब 10 साल के बाद वो आते ही नहीं थे, क्या करेंगे, है ना। 15 साल 17 साल का बच्चा गया वहां पे, है ना, 27 साल तक काम कर लिया, उसकी पूरी जवानी वहीं कटी, अब यहाँ क्या करने आएगा। तो वहां पे मॉरिशियस में इनफैक्ट हिंदी भी चलती है, हिंदी छोड़ो भोजपुरी भी चलती है। समझ में आ रही बात? तो वहां से हमारा रिलेशन जो है, इंडिया का रिलेशन जो है काफी अच्छा है, और साथ में जो यूएस से भी इंडिया का रिलेशन अच्छा है, यूके से भी अच्छा है। तो डियोगो ग्रेसिया जो है वो जो पोर्ट है, क्योंकि यूएस के साथ हमारा बहुत सारा डिफेंस एग्रीमेंट है ना, जिसमें आप मेंस के टाइम पर डिफेंस एग्रीमेंट पढ़े होंगे, लेमोआ, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, कि अगर हमारा शिप बगल से गुजर रहा होगा, शिप में बैठे हुए लोगों को पानी पीना होगा तो उतर जाएंगे कहाँ पे? यूएस के नेवल बेस पे। रिपेयरिंग करानी होगी, तेल चाहिए होगा, कुछ भी चाहिए होगा, वहां पे जाके लॉजिस्टिक्स का फायदा उठा सकते हैं। समझ में आई बात, है ना। अगर हम देखें, ठीक है, तो ये कहाँ पे है? ये पूरा पड़ता, अब इंडिया का स्टेक भी बढ़ जाएगा उस रीजन में, है ना। मॉरिशस से अच्छी दोस्ती है, यूएस का बेस भी रह गया उस रीजन में। कई बार ऐसा होता है कि इंडियन ओशन में पड़ता है ना। इंडियन ओशन में इंडिया के बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, सागर करके, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, है ना। इंडिया ने और भी ग्रुप आयोरा वगैरह बनवा रखा है। खैर, तो ये सारी चीजें आपको जानना हो सकता है ना, और ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। कॉलोनियल लीगेसी तो समझा दिया मैंने, आईसीजे समझा दिया। ये रहा मॉरिशियस, ये रहा चागोस आर्किपेलागो, ये रहा डियोगो ग्रेसिया, जहां पे क्या है? बेस है। किसका बेस है? यूएस यूके का नेवल, नेवी का बेस है। यूके का तो रहेगा ही, पूरा यूके के कंट्रोल में ही था, बट यूएस का भी वहां पे बेस है। दैट शुड बी नोन टू यू। यहाँ रीयूनियन आइलैंड है, तो ये पूरा अगलगा आइलैंड है। कई बार ये सब प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, कि चागोस आर्किपेलागोस कहाँ है, इन सब का कौन नॉर्थ है, कौन वेस्ट साउथ है, वेस्ट ईस्ट, ऐसा कॉम्बिनेशन भी पूछ लिया जाता है। आईसीजे के बारे में मैंने आपको बता दिया। आईसीजे वन ऑफ द 6 ऑर्गन था, 6 में से 5 ही ऑर्गन बचे हैं, एक ऑर्गन तो अब है भी नहीं, है ना। और यूएनजीए इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन, वो तो पता ही है आपको।
स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशन फॉर स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर के लिए स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशन क्या है? यूएस यूके का कंट्रोल में डियोगो ग्रेसिया का मिलिट्री बेस कितने साल तक के लिए रहेगा? अभी 99 ईयर तक के लिए रहेगा। फॉर इंडिया एज ए लीडिंग सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन ईस्टर्न इंडियन ओशन द डील होल्ड्स सब्सटैंशियल स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट, ऑफरिंग पोटेंशियल एक्सेस टू डियोगो ग्रेसिया मिलिट्री फैसिलिटीज। हमारे लिए वो एक इंडियन नेवी के लिए एक बेस का काम करेगा। समझ में आ रही बात? क्यों बेस का काम करेगा? क्योंकि बेस का काम उसको करना होगा। ठीक है, हमारा यूएस के साथ क्या है? अग्रीमेंट है, लेमोआ का एग्रीमेंट है। इंडियाज रोल इन इंडियन ओशन रीजन, हमारा रोल क्या है इंडियन ओशन रीजन में? इंडियन ओशन रीजन में हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, क्या है? नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। देखो जो लोग भी लेक्चर देख रहे हो ऑनलाइन, अगर बेटा आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो गलती कर रहे हो। जो भी कीवर्ड्स मैं बोल रहा हूँ, कीवर्ड्स का नोट जरूर बनाओ। ये कहीं ना कहीं आपके इंटरनेशनल रिलेशन के आंसर्स में यूज होगा, सिर्फ इसी टॉपिक में यूज नहीं होगा। कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक होगा उसमें क्या होगा? यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिया इज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, मतलब अगर इंडियन ओशन में कोई भी हलचल होती है, कोई भी जलजला होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, जब हम आईआर पढ़ते हैं तो हम थ्रेट्स पढ़ते हैं कि हमें मैरीटाइम डोमेन से दो तरह का थ्रेट रहता है, कन्वेंशनल थ्रेट और अनकन्वेंशनल थ्रेट। कन्वेंशनल थ्रेट मतलब वॉर, अनकन्वेंशनल थ्रेट मतलब पायरेसी से थ्रेट, अनकन्वेंशनल थ्रेट मतलब टेररिस्ट से थ्रेट, अनकन्वेंशनल थ्रेट मतलब डिजास्टर से थ्रेट। तो किसी भी तरह का थ्रेट होगा, इंडिया क्या प्रोवाइड करेगा? नेट सिक्योरिटी। तो हमारे लिए इंप्लीकेशन ये है कि हमें तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये हमारा रोल रहता है। While Diogo Gracia offer tactical advantage, its role as US nuclear submarine hub, यूएस का न्यूक्लियर सबमरीन हब कौन है? डियोगो ग्रेसिया। मतलब वहां सबमरीन तो रहता है, बट कैसा सबमरीन रहता है? न्यूक्लियर सबमरीन रहता है। समझ में आ रही बात? कैसा सबमरीन? न्यूक्लियर सबमरीन। एंड की स्टेजिंग ग्राउंड फॉर यूएस नेवल ऑपरेशन कॉम्प्लिकेट्स इंडियाज ब्रॉडर स्ट्रेटजिक गोल्स। तो इंडिया का ब्रॉडर स्ट्रेटजिक गोल उससे क्या होता है? कॉम्प्लिकेट। स्ट्रेटजिक गोल मतलब लॉन्ग टर्म इंडिया अपने लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए क्या चाहता है, वही हमारा क्या होता है? स्ट्रेटजिक गोल। लॉन्ग टर्म में क्या चाहिए? हमें पीस चाहिए, हमारा कोई एनिमी नहीं हो वो चाहिए, है ना। अगर एनिमी हो तो हम उसको क्रश कर सकें वो चाहिए, है ना। जिस तरह जितना भी रिसोर्सेज हैं उसको हम अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं वो चाहिए। समझ में आ रही बात? ये सारी चीजें हमें चाहिए होती हैं। ये सारी चीजें हमारा लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है। स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट क्या होगा? किस तुम्हारा स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट क्या होगा? कि तुम एसीएस बन जाओ, है ना। पहले अपना फायदा करो कि यस नाउ यू आर सिक्योर, यू हैव अ हैंडसम सैलरी एंड यू हैव अ गुड पोस्ट, गुड सोशली रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट, गुड तुम्हारा सोशल रिकॉग्निशन हो। समझ में आ रही बात? फिर आप सोचोगे अच्छा आपकी फैमिली भी सिक्योर हो जाएगी, ठीक। फिर आप सोचोगे कि आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा इसकी बदौलत। अब इसके बाद क्या सोचोगे? इसके बाद सोचोगे कि अगर आपको वो पोस्ट मिला है तो आप अपने सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हो, जहां पे आप पोस्टेड हो वहां के लोगों के लिए क्या कर सकते हो, पूरी आसाम की जनता के लिए क्या कर सकते हो, पूरे नॉर्थ ईस्ट की जनता के लिए क्या कर सकते हो, पूरे इंडिया की जनता के लिए क्या कर सकते हो, और पूरा ह्यूमैनिटी के लिए क्या कर सकते हो। तो ये आपका काम होगा। तो वैसे ही वही आपका क्या है? स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है, प्लेन एंड सिंपल। वैसे इंडिया का स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट, हमारे इंडिया का स्ट्रेटजिक, इंडिया कैसे सिक्योर रहे, इंडिया के लोग कैसे डेवलप करते रहे, कैसे रिसोर्सेज हमें मिलता रहे, और कैसे हम वर्ल्ड को भी खुश रखें। समझ में आ रही बात है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये हम लोग हमारा मोटो रहता है। वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा स्ट्रेटजिक गोल रहता है। समझ में आ रही बात? ये रहा इंडियन ओशन और ये रहा चागोस आर्किपेलागो। मालदीव से नीचे आता है, मॉरिशस से ऊपर आता है, सेचिल्स यहाँ आता है, मेडागास्कर यहाँ आता है, मॉरिशस यहाँ से आता है। ये रहा इंडिया, ये अपना इंडिया। इंडिया से नीचे आओगे मालदीव्स, और नीचे आओगे चागोस, चागोस के नीचे क्या है? डियागो, यहाँ पे क्या है? मॉरिशस। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है।
स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के कंसर्न है। देखो हमें यूएस से तो दोस्ती रखना ही है, यूएस से फ्रेंडशिप रखना ही है हमें, बट यूएस से फ्रेंडशिप रखने के अलावा, प्लीज बी सीटेड, यूएस से फ्रेंडशिप रखने के अलावा हमें ये भी देखना है कि जो कंट्रीज यूएस की एनिमीज हैं, आप पूरा लेक्चर देख लीजिएगा क्योंकि आपका थोड़ा छूट गया है ना, थोड़ा क्या काफी छूट गया, ठीक है। तो यूएस का जो एनिमीज हैं वो हमारी एनिमी भी नहीं बने, है ना। एक चीज होता है फॉरेन पॉलिसी, अगर मैं आपको दोस्त बनाना चाहता हूं या दोस्त रखना चाहता हूं तो आपको दोस्त रखने में ये हमारी दुश्मन नहीं बने। समझ में आई बात? अगर हम यूएस के बहुत क्लोज हैं, यूके के बहुत क्लोज हैं, तो ईरान से बहुत दूर नहीं चले जाए। ईरान भी हमारा एक ठीक ठाक फ्रेंड हुआ करता था। समझ में आई बात? अभी ईरान और इजराइल में ऐसे लगा हुआ है ना। तो वो सब कंसिडरेशन भी हमें ध्यान में रखने हैं। मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, इसलिए मिडिल ईस्ट का जो चल रहा है ना, वो हम लोग अलग से किसी लेक्चर में समझेंगे, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर अगले वीक में जल्दी ही समझेंगे, नॉट बहुत दिन के बाद, क्योंकि बहुत दिन के बाद तो इंटरव्यू आ जाएगा आपका, तब तक आपका पैनिक मोड ऑन हो जाएगा कि ये तो पता ही नहीं है और इंटरव्यू है। तो हम लोग जल्दी समझेंगे। चागोस हैंड ओवर एंड इंडियाज रोल। चागोस हैंड ओवर हो रहा है, चागोस किसके पास था? यूके के पास। किसको हैंड ओवर हो रहा है? मॉरिशियस को। एक तरह से डीकोलोनाइज हो रहा है। इंडिया भी किसके पास था? ब्रिटेन के पास। किसको हैंड ओवर हुआ? इंडियंस को, है ना। तो वैसे ही चागोस मॉरिशियस का ही एक पार्ट समझ लो एक तरह से अब, क्योंकि अब किसको हैंड ओवर हो रहा है? मॉरिशियस को खुद ही हैंड ओवर हो रहा है, ठीक है। However, New Delhi is likely to temper its public response to avoid appearing excessively aligned with the US-UK axis. However, हमको ये बहुत ज्यादा नहीं दिखाना होगा कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, क्योंकि अगर वो तुम्हारी दुश्मन है तो वो बुरा मान जाएगी। समझ में आई बात? तुमसे दोस्ती रखनी है, बट उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करके नहीं रखना, बहुत ज्यादा बोस्ट करके नहीं रखना है। हमें अपना इक्वेशन सबसे मेंटेन रखना है। यही इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेन अफेयर्स का पॉलिसी है। इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेन अफेयर्स का अगर पॉलिसी मैं आपसे पूछूं, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेन अफेयर्स पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया, तो आपके दिमाग में एक ही कीवर्ड आना चाहिए जो मेंस के समय आप बहुत पढ़ते हो, जो आप इंटरव्यू के समय भी याद रखोगे, और उसका जो नाम है, बोलो आगे बोलो, बोलो स्ट्रैटेजिक, बोलो बोलो बोलो, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी तो समझते हो ना? ऑटोनॉमी समझते हो कि यू वांट टू बी ऑटोनोमस। ना तुम मेरे ना तुम्हारे बोलने से मैं किसी इन्फ्लुएंस में आऊं, ना तुम्हारे बोलने से आऊं, ना हम पे यूएस प्रेशर डाले तो मैं इस प्रेशर में आऊं कि रशिया से दोस्ती तोड़नी है, ना रशिया डाले तो मैं इस प्रेशर में आऊं कि यूएस से तोड़नी है। मैं दोनों को बोलूं देखो मेरी क्या है? ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या है? स्ट्रैटेजिक है, लॉन्ग टर्म विजन के साथ है, मेरी अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग है कि मैं तुमसे फ्रेंडशिप रखना चाहता हूं या फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहता हूं। दैट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन मी। बात समझ में आए? और यही बात आप डेली हर किसी को हर टाइम कम्युनिकेट करते रहो कि आप दोनों के दोस्त हो, किसी के दुश्मन नहीं हो। इस चीज में कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो तो एक टाइम पे लोगों को ये बिलीव हो जाता है। समझ में आ रही बात? तो फॉरेन पॉलिसी इज अ मैटर ऑफ, बोलो, फॉरेन पॉलिसी इज अ मैटर ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर हमने कंसिस्टेंसी छोड़ा तो सामने वाले बिलीव नहीं करेंगे। 500 साल बाद भी 500 साल पहले वाली चीजों का एग्जांपल लेंगे कि तुम पे क्या भरोसा करें। समझ में आ रही बात? तो वी हैव बीन कंसिस्टेंट। हम लोगों ने क्या किया था, जब 1947 में हम लोग आजाद हुए थे तब तक वर्ल्ड 2 पार्ट में बढ़ चुका था। इसकी क्लास मैं लूंगा अलग से, बट अभी यहां थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूं। 2 पार्ट में बढ़ चुका था। एक साइड में नाटो वाले लोग थे। नाटो मतलब कैपिटलिस्ट लोग थे, नाम जानते हो ना, कैपिटलिस्ट कंट्रीज, है ना। कौन कौन सी थी? यूएस वगैरह। दूसरे टाइम पे कौन से थे? सोशलिस्ट वाले, जिन लोगों ने वार्सोवा पैक्ट बनाया था। कौन सा पैक्ट? वार्सोवा। रशिया वाले, यूएसएसआर वाले लोग थे। उन लोगों ने बोला हमारे साइड आ जाओ, उन लोगों ने बोला हमारे साइड आ जाओ, अलाइन हो जाओ। क्या हो जाओ? अलाइन। इधर अलाइन हो जाओ, उधर अलाइन हो जाओ। हमारे पास कौन थे? नेहरू जी। नेहरू जी ने बोला कि मैं झुकूंगा नहीं। समझ में आई बात? कि मैं कहीं अलाइन नहीं होऊंगा।
इंडिया विल नॉट बी अलाइंड विथ एनी ऑफ द सुपर पावर, एनी ऑफ द ग्रुप्स, वी विल बी नॉन अलाइंड। हम लोग क्या रहेंगे? नॉन अलाइंड। तो उस समय हमारा जो फॉरेन पॉलिसी था नॉन अलाइंड, अभी हमारा क्या है? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। एक तरह से वही चीज है कि ना इधर की तरफ जाएंगे ना उधर की तरफ। समझ में आ रही बात? तो वही अभी भी आज भी वही है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमस रहेंगे। बट आज ये नहीं बोलते कि हम अलाइन नहीं होंगे, हम आज बोलते हैं कि हम इशू बेस्ड अलायंस करेंगे। कैसा अलायंस करेंगे? इशू बेस्ड अलायंस। अगर हमको कोई इशू ऐसा लगता है कि रशिया के साथ अच्छा है, रशिया अच्छा कर रहा है तो रशिया के साथ अलाइन करेंगे उस इशू में। कोई इशू लगेगा कि यूएस अच्छा कर रहा है तो उस इशू में हम किसके साथ अलाइन करेंगे? यूएस के साथ। मल्टीपल अलायंस करेंगे। अभी कैसा अलायंस करेंगे? मल्टीपल, है ना। अगली कई बार श्री एस जयशंकर से पूछा जाता है कि आप किस तरफ हो? वो बोलते हैं कि हम 140 करोड़ हैं, हम ही एक तरफ हैं। लोगों से पूछो कि वो हमारे तरफ है कि नहीं। हम अपने आप, हम खुद में ही एक तरफ हैं। समझ में आई बात? हम किसी पोल की तरफ क्यों हैं? हम खुद में एक पोल है ना। हमें किसी की तरफ क्यों होना है? हम ह्यूमैनिटी की तरफ, हम सबकी तरफ। इसीलिए हम क्या बात करते हैं हमेशा, जब भी G20 भी यहां पे हुआ तो हम बात किसकी करते हैं? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा मतलब अर्थ, कुटुंब मतलब फैमिली, वन अर्थ वन फैमिली। हम लोग एक क्या है? फैमिली है। वन अर्थ वन वर्ल्ड वन फैमिली। तो वन फैमिली की बात हम करते हैं, मतलब हम सबकी तरफ हैं। हम किसकी तरफ हैं? सबकी तरफ। समझ में आई बात? दीज कीवर्ड्स, दीज थिंग्स, दीज कीवर्ड, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे तीनों के इंटरव्यू में जरूर आएगा। समझ में आ रही बात? कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन अगर उन लोगों ने आईआर का पूछा तो इसमें से कुछ ना कुछ तुम यूज कर ही लोगे, चाहे आईआर का कोई भी क्वेश्चन पूछे। समझ में आ रही बात? दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू आंसर। अब बात करते हैं आगे। तो ये मैं समझा रहा था कि चागोस आर्किपेलागो जो किसके पास था? यूके के पास था। अब उसको किसको देना पड़ रहा है? मॉरिशस को। जैसे इंडिया डीकॉलोनाइज हो गया ना, वैसे ही पूरा बहुत जगह तो कंट्रोल इन लोगों का ही था, ब्रिटेन का, फ्रांस का, सबका कंट्रोल था। और किसके इंटरवेंशन के बाद? आईसीजे हैज अ की रोल टू प्ले। आईसीजे और साथ में यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली। अब चाइना को काउंटर करने में हमें काफी हेल्प मिलेगा। चाइना हमारे ऊपर है। मैप देखते हो ना, मैप याद है ना? ऐसे तभी तो मेंस पास किए हो। ठीक है, चाइना ऐसे क्या है? ऊपर है हमारे, है ना। हम इंडियन ओशन में घुसे हुए हैं, हमारे नाम पे ही इंडियन ओशन बना हुआ है। समझ में आ रही बात? है ना। और चाइना हर जगह इंडियन ओशन में इधर उधर अपने बेसेस बनाए हुआ है। तो अगर डियोगो ग्रेशिया पे यूएस का बेस है, यूएस से हमारा एग्रीमेंट है, तो कम से कम चाइना को तो काउंटर करने में हेल्प मिलेगा। तो बाकी अगर यूएस का भी बेस है तो हमें चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करना है। चाइना का एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस है जिबौती में, यह भी पूछा जा सकता है। अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग होने लगे, वो लोग क्रॉस क्वेश्चन करने लगे, है ना, तो यहां तक भी पूछ सकते हैं, या ये आप आंसर में शामिल हो सकता है ना। मॉरिशस सिक्योरिटी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। 200 नॉटिकल माइल तक क्या रहता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मतलब उसमें अगर सोना मिला तुम्हारा, नेचुरल गैस मिला तुम्हारा। समझ में आ रही बात? सोचो कितना इकोनॉमिक रिजर्व रहता है ना। तो अगर पूरा चागोस मिल गया मॉरिशस को, तो आसपास 200 नॉटिकल माइल तक जो निकल रहा है सब किसका? मॉरिशस का। इंडिया क्या बोलेगा? हम तुम्हारे फ्रेंड। कैसे फ्रेंड? क्योंकि हमारे से ही तो मॉरिशस बना है। कैसे बना है? अंग्रेज ले जाते थे यहीं से उठा के लोग खेती करने के लिए, है ना। मॉरिशस में हिंदी भी बोली जाती है और भोजपुरी भी बोली जाती है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो हम लोग उनको हेल्प करेंगे, एक तरह से हमारा अच्छा उनके साथ वो चलेगा। और चाइना काफी इलीगल फिशिंग करता है। देखो ये इसको क्या बोलते हैं? जिबौती। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे, अफ्रीका का जो ये पार्ट ऐसे निकला हुआ है ना रेड सी के बाहर, वहां पे जिबौती में किसका बेस है? चाइना का। यहाँ पे इधर नीचे साइड में इधर अफ्रीका खत्म हो जाएगा, इस साइड में क्या आएगा आपका? डियोगो ग्रेशिया। यहाँ पे आपका क्या आएगा? इधर साइड में मॉरिशस आएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। जियोपॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी है, हमें ऐसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए, अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए, बट फिर भी हमें अवेयर भी रहना पड़ेगा। हमारे लिए चैलेंज क्या है? यूएस यूके के इतना भी करीब नहीं जाएं कि उनके दुश्मन बुरा मान जाए, है ना। चाइना को कैसे टैकल करना है वो चीज़ हमें ध्यान में रखना है। और मॉरिशस के साथ हमें किस तरीके से आगे इंगेज करना है इन फ्यूचर, कि जो भी वहाँ पे रिसोर्सेज रिजर्व निकल रहा है उसको हम भी यूज कर पाए, हमारे बेनिफिट के लिए भी, उनके बेनिफिट के लिए भी, और पूरे वर्ल्ड के बेनिफिट के लिए भी।
समझ में आई बात? दिस इज द होल मैटर, है ना? तो वी हैव कवर्ड जस्ट वन टॉपिक टुडे, बट उसके पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारे डिस्कशन में क्या डिस्कस कर रहे थे? हमारे डिस्कशन में करंट अफेयर्स का कितना रोल है और करंट अफेयर्स कैसे कैसे करोगे, है ना? तो आप लोगों को ये लेक्चर मिल जाएगा, आप लोग सारा इसको देख लीजिएगा। अब आपको कुछ डाउट है कि करंट अफेयर्स कैसे कवर करना है, वो सारा चीज मैं स्टार्टिंग में वही बता रहा था, तो आप लोग एक बार पूछ लीजिए। हर 2-3 दिन में हम लोग एक लेक्चर करेंगे करंट अफेयर्स पे बेस्ड, है ना? पॉलिटी का भी, आईआर का भी। सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए क्या होता है? आईआर और पॉलिटी, क्योंकि बाकी चीज वो भूल जाता है, इतना डेप्थ में उनको नहीं पता रहता है। थोड़ा बहुत इकोनॉमी पूछ सकते हैं, थोड़ा बहुत, नॉट मच, ठीक है? नॉट मच, थोड़ा बहुत वो लोग पूछ सकते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये लेक्चर आप देख लीजिएगा, है ना? और बाकी हम लोग मिलते हैं आपके इंटरव्यू के टाइम पे। कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझसे मिल सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है? चलिए, इसी के साथ ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन।